अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 3 साइंसदानों को दिए गए। उन्होंने उस नोबेल प्राइज को शेयर किया, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन साइंसदानों ने साइंस की दुनिया में क्या खिदमात अंजाम दी। मैं इस वीडियो सीरीज में तमाम नोबेल प्राइज को डिस्कस करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर इन साइंसदानों ने ऐसे क्या कारनामे अंजाम दिए जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले मौजूद नहीं होगी। तो जल्दी से चलते हैं 3 साइंसदानों की तरफ जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। इनमें पहले साइंसदान हैं जिनका नाम है डेविड बेकर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले साइंसदान। जबकि दूसरे साइंसदान जिन पर हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, जो कि गूगल डीप माइंड के CEO हैं, पहले उनकी अपनी कंपनी थी गूगल माइंड, डेमिस हसाबी ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इनका बहुत ज़्यादा काम है और इन्होंने बहुत से सॉफ्टवेयर्स बनाए जो कि अब हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फील्ड में। और तीसरे साइंसदान है जॉन जंपर हसाबी के साथ हैं। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे गूगल अल्फा कहा जाता है। अल्फा फोल्ड वो सॉफ्टवेयर है जिसकी बुनियाद पर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया और इसका काम यह है कि ये किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एस्टिमेट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, जज कर सकता है। तो चलते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। दुनिया में साइंस के बड़े बड़े सवालों में से एक सवाल ये था कि हमारी ज़िंदगी की इकाई, जिसे प्रोटीन कहा जाता है, वो कैसे बनती है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे जिस्म में तकरीबन ऑन द एवरेज 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। एक इंसान के जिस्म में 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं और हमारे सेल्स के अंदर लाखों मशीनें काम कर रही हैं। इन मशीन्स को प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। मसलन आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, प्रोटीन्स कर रही हैं। जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस, प्रोटीन्स दे रही हैं। DNA को रीड करना प्रोटीन्स का काम है और मसल्स और उनकी मूवमेंट। तो हमारी जिस्म में जो मेजर काम है वो प्रोटीन्स कर रहे हैं, इसलिए प्रोटीन्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। प्रोटीन्स बनती कैसे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी बॉडी की तरफ, क्योंकि इसमें जो मशीनें काम कर रही हैं जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। 350 मिलियन प्रोटीन्स इस वक्त इंसानों में और हयातियात में हमें मिल चुकी हैं। कुछ जगह पर यह फिगर 200 मिलियन है। अब नई जो तहकीकात आ रही हैं उसमें 350 मिलियन प्रोटीन्स इस वक्त दुनिया में हम डिस्कवर कर चुके हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर, और ये फिगर इससे ऊपर भी जा सकती है। इन प्रोटीन्स को बहुत से अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तस्बीह है, तस्बीह के दाने मिलकर तस्बीह बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अमाइनो एसिड्स तस्बीह के दाने हैं, छोटी इकाई हैं, और ये मिलकर प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो इंसान के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि अगर हम इंसान से हटकर तमाम स्पीशीज़ की बात करें तो इस वक्त तक तकरीबन 500 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हमें कुदरत में मिल रहे हैं, हमें नेचर में मिल रहे हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स पहले मिलते हैं और एक छोटी तस्बीह बनाते हैं, तस्बीह का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है, और फिर पेप्टाइड्स प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो तकरीबन 20,000 प्रोटीन्स इस वक्त इंसान के अंदर डिस्कवर हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इन अमाइनो एसिड से पेप्टाइड्स बने, पेप्टाइड्स से प्रोटीन्स बनी, लेकिन ये प्रोटीन्स बहुत मुश्किल से फोल्ड होती हैं, बहुत डिफरेंट एंगल पर फोल्ड हो सकती हैं। मसलन आप एक बड़ी
तस्वीर लें और उसको किसी भी एंगल पर फोल्ड कर लें। तो इनके जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनमें लिमिटलेस एंगल्स होते हैं, और अगर लिमिटलेस एंगल्स हैं तो इनकी जो शेप की स्पेस बनती है, मैं मैथमेटिकल स्पेस, ज्योमेट्रिक स्पेस की बात कर रहा हूँ, यानी इनकी लिमिटलेस शेप्स हो सकती हैं। और अगर हम किसी भी प्रोटीन के शेप को, उसकी 3D शेप को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हमें उस प्रोटीन के फंक्शन के बारे में पता चल सकता है कि ये प्रोटीन फंक्शन क्या करती है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि आपको उस वक्त तक फंक्शन का नहीं पता चल सकता जब तक कि आपको प्रोटीन की शेप का ना पता चल सके, और प्रोटीन की शेप को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है साइंसदानों को। 2000 की वक्तों में, 2001, 2, 3, जो लोग एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लेते थे, उन्हें PhD की डिग्री फौरन हाथ में थमा दी जाती थी। और अगर कुछ लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कुछ एस्टिमेट कर लेते थे तो वो भी PhD कर लेते। अब याद रखिएगा ये बात, क्योंकि इस बात का डायरेक्ट ताल्लुक हमारी इस वीडियो से है कि 2000 की दिहाई में एक प्रोटीन पर एक PhD की डिग्री मिलती है। अब प्रोटीन्स आपस में अमीनो एसिड और पेप्टाइड से इंटरकनेक्टेड हैं, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटलेस है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो लिमिटलेस हैं, मुख्तलिफ एंगल्स बन सकते हैं, और उन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे 2 काम है, एक तो ये कि हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करें और उससे प्रोटीन का फंक्शन मालूम कर लें कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी में या किसी भी स्पीशी की बॉडी में क्या काम कर रही है। लेकिन इसका एक रिवर्स पैटर्न भी है कि हम प्रोटीन का फंक्शन डिफाइन करें कि मैं एक ऐसी प्रोटीन बनाना चाहता हूं जो कि आंखों का रंग सब्ज कर दे, सपोज कीजिए, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए। तो हम पहले फंक्शन डिफाइन कर दें और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। तो 2 साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने प्रोटीन के, जो गूगल माइंड से ताल्लुक रखते थे, डीप माइंड से, उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पहले कहा कि हम सारी प्रोटीन्स जितनी भी हैं हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनके स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, और जब हमें उनके स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे तो फिर हम उनके फंक्शन की तरफ आएंगे कि अच्छा ये फंक्शन करती है प्रोटीन, ये फंक्शन करती है। लेकिन जो बेकर साहब हैं, डेविड बेकर, जो कि तीसरे नोबेल प्राइज याफ्ता साइंसदान हैं, उनका काम रिवर्स में है। वो नई प्रोटीन्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं ऐसी प्रोटीन्स बनाऊं जो पहले नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, मैं नई लाइफ फॉर्म्स बनाऊं, मैं इंसानों में नई कैपेबिलिटीज लाऊं। तो वो पहले फंक्शन यानी कैपेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि अच्छा कौन सी कैपेबिलिटी लानी है। फर्ज कीजिए इंसानों को पर देने हैं, ये कैपेबिलिटी है। अब इसके लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो नई प्रोटीन्स की तरफ जा रहे हैं। डेविड बेकर के काम को हम बड़ी तफसील से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो हमने गूगल डीप माइंड पर बनाई है ताकि हम आपको बता सकें कि जो हसैबी साहब हैं इन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था गूगल। उस वक्त गूगल ने ख़रीदा नहीं था डीप माइंड, और डीप माइंड को परचेज़ किया 2016 में गूगल ने। और उसकी वजह क्या थी, क्या ऐसा प्रॉमिस था कि गूगल को ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ गया। इस सॉफ्टवेयर ने 2015 में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम जिसे गो कहा जाता है, जो कि मल्टी लेयर चाइनीज़ शतरंज की तरह की गेम है, उसमें उस वक्त के चैम्पियन को, जिनका नाम ली सेडोल है, उन्हें हरा दिया। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। ली सेडोल एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से हार रहे हैं जिसका नाम है अल्फागो, और फिर उसने मुतवातर अल्फागो ने ली सेडोल को हराना शुरू कर दिया और कुछ अर्से बाद ये चैंपियनशिप ही ख़त्म होगी। अब दुनिया में गो गेम की कोई चैंपियनशिप नहीं होती क्योंकि इंसान AI के साथ compete कर ही नहीं सकता। तो अल्फागो की इतनी पावर थी। जब गूगल ने देखा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है तो उन्होंने फ़ौरन इसे एक्वायर किया, और जिन साहब ने बनाया था, हज़ाबी साहब ने, उन्हें इसका CEO मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद गूगल ने इसका अगला वर्जन लॉन्च किया जिसे अल्फ़ा ज़ीरो कहते हैं। अब अल्फ़ागो और अल्फ़ा ज़ीरो में फ़र्क ये था कि अल्फ़ागो इंसानों के साथ खेलता था और अपने आप को कैलिब्रेट करता था, देखता था कि मुझे क्या, अपनी लर्निंग करता था कि मुझे क्या चेंजेस करनी है, इंसान कैसे खेलते हैं,
उसका इंटरेक्शन लर्निंग के लिए इंसानों के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अल्फा ज़ीरो में एक सुपर पावर थी, वो इंसानों के साथ नहीं खेला। वो अपने मिलियंस ऑफ इंस्टेंट अपने ही उसने भाई बनाए, अपने ही अल्फा ज़ीरो के मुख्तलिफ इंस्टेंट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए और उनके साथ खेलना शुरू हो गया। अब जब मिलियंस ऑफ अल्फा ज़ीरो ये गेम खेल रहे हैं तो वो हर किस्म का पैटर्न, हर किस्म की चाल को देख रहे हैं और उसके मुकाबले में अपनी चाल आ रहे हैं। तो उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऐसी फास्ट थी जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। 40 दिन में अल्फा ज़ीरो ने खुद से ट्रेनिंग की, अपने आप से ट्रेनिंग की और उसके बाद उसने अल्फा गो को मुसलसल हराना शुरू कर दिया। सिर्फ 40 दिनों में बगैर किसी इंसान के साथ खेले हुए उसने उस सॉफ्टवेयर को हराना शुरू कर दिया जो कि अल्फा गो, जो कि इंसानों के चैंपियन को हरा चुका था। बात यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि डीप माइंड, गूगल डीप माइंड अब मुख्तलिफ और सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करता जा रहा है। वो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर तरफ चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल वैल्यूज़ रखती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन मांगती हैं। तो चलते हैं हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी की तरफ, जहाँ पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड वो सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करता है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस लिमिटलेस है। लेकिन उन्होंने जब ये अपॉर्चुनिटी और ये ताकत हासिल कर ली कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया है। दुनिया में बहुत से ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लेती हैं कि वो प्रोटीन के जो प्रोटीन्स उनको दी गई हैं उनके स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करें। इस तरह का एक कंपटीशन, इसे कैस्प कहा जाता है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन। कैस्प 12 भी हुआ पहले, लेकिन उसमें गूगल डीप माइंड ने उस वक्त हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त तक गूगल डीप माइंड खुद ही नहीं एग्जिस्ट करता था। ये 2016 के बाद आया। कैस्प 13 भी हुआ, फिर कैस्प 14 हुआ 2020 में, और इसमें 43 प्रोटीन्स दी गई सब पार्टिसिपेंट्स को कि आप इसका स्ट्रक्चर एस्टिमेट करें। जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये कंपटीशन करवा रही थी, उसे उन 43 प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर का पता था, नोन थी, ताकि जब एआई इसे प्रेडिक्ट करे तो हम किसी चीज़ के साथ, किसी मेट्रिक के साथ, किसी सांचे के साथ इसको देख तो सकें कि आखिर क्या इन्होंने सही काम किया कि नहीं किया। बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज इसमें काम कर रही थी, इसमें हिस्सा ले रही थी। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसमें हिस्सा ले रही थी, चाइना की जाइंट कंपनीज हिस्सा ले रही थी। लेकिन गूगल डीप माइंड ने 43 में से 43 में से 25 प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्यूरेटली एस्टिमेट कर लिया। और आपको पता है उसके बाद दूसरे नंबर की कंपनी ने कितनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर एस्टिमेट किया? ठीक तरीके से 3। तो कहाँ पर 25 प्रोटीन का स्ट्रक्चर और कहाँ पर 3। और एक ज़माना था जब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर मालूम करने पर पीएचडी की डिग्री अवार्ड की जाती थी। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए माजी में बहुत महंगा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था। मैं आपको सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप प्रोटीन को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में लें, उसको क्रिस्टल बना दें और उसके ऊपर एक्सरे बरसाएं, तो एक्सरे डिफ्रैक्ट करेगी और उसके शेडोज बनेंगे, और शेडो से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आप सामने से रोशनी दें, पीछे शेडो बनेगा, तो आप शेडो को देख के बता सकते हैं कि आगे किस किस्म का आदमी खड़ा हुआ है। इसे हम क्रिस्टोग्राफी कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। और क्रिस्टेलोग्राफी बहुत ही महंगा और मुश्किल प्रोसेस था, और इसकी जो आउटकम थी, जो प्रिडिक्शंस होती थी, वो बड़ी गलत होती थी। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आया, हमने तरक्की की और हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसके ज़रिए हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करने की कोशिश करते थे। इक्विपमेंट महंगा था, लेकिन गूगल डीप माइंड और उसका आगे सॉफ्टवेयर अल्फा फोल्ड, ये तो एक सॉफ्टवेयर है और इसने सुपर कंप्यूटर पर चलना है। सुपर कंप्यूटर हमारे पास दुनिया में बहुत मौजूद हैं, जिन पर मुख्तलिफ जगह पर रिसर्च हो रही है। तो वहाँ पर टाइम अलॉट कर दी जाती है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी 1 घंटा लेगी। वो यूनिवर्सिटी जाती है, सुपर कंप्यूटर पर उनको टाइम मिल चुका होता है, वो 1 घंटा अपनी सिमुलेशन चलाती रहती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, सुमिट इस सुपर कंप्यूटर ने, जो कि जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद है, इसने बहुत सी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मालूम करके दिए। हज़ारों लाखों
प्रोटीन के स्ट्रक्चर सिर्फ इस सुपर कंप्यूटर पर हमें मिले हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है जो कि हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और उनके ऊपर सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है जी? अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड की वेबसाइट भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और इन वेबसाइट पर जितने भी अभी मिलियंस ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर इन्होंने एस्टिमेट किए हैं, उनका डेटाबेस फ्री है। चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन में काम कर रहे हैं, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को, इस डेटाबेस को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बहुत अहम बात है। इस वक्त तक तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को एस्टिमेट कर लिया गया है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि हसाबे साहब को अगर पीएचडी डिग्री देनी हो एक प्रोटीन के एस्टिमेट करने पर, स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करने के लिए एक पीएचडी, तो उन्हें 200 मिलियन पीएचडी की डिग्रीज देनी चाहिए। और यही चीज़ हमने अपने थंबनेल पे बनाई है। प्रोटीन्स डीएनए का एक यूनिट है। अगर हम प्रोटीन को डिकोड कर सकते हैं तो इंसान के जीनोम को डिकोड कर सकते हैं। हम इंसान की बीमारियां देख सकते हैं, हम देख सकते हैं उन बीमारियों को मुस्तकबिल में किस तरीके से हमने हैंडल करना है। तो मैं आपको इसका जो नया वर्जन है, अल्फाफोल्ड के भी नए वर्जन आते रहे, अल्फाफोल्ड अब 3 इस वक्त हमारे पास है, तो ये सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नहीं देखता, अब ये उससे आगे जा रहा है। ये प्रोटीन्स के इंटरेक्शन को देखता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे आयन्स के साथ, और दूसरी प्रोटीन्स के साथ, डीएनए के साथ, आरएनए के साथ। तो अब हम सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमें अंदाजा हुआ कि इससे भी आगे जो प्रोटीन के इंटरेक्शंस हैं बाकी बॉडीज़ के साथ, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके लिए भी हम अब सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं और अल्फाफोल्ड की अगली वर्जन्स आते जा रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि जी ठीक है, हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 200 मिलियन से ज़्यादा प्रोटीन, मेरे ख्याल में ये 20 करोड़ के करीब बनता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने डिकोड कर लिया। ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक रेवोल्यूशन है साइंसेस में, क्योंकि अब जो इससे आउटपुट आएगी, हम अपने आप को बेहतर करेंगे, इंसान अपने आप को किस तरीके से बेहतर करेगा, मेडिसिन में क्या होगा। मैं आपको उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है। 11 साल से 10 साल से हम एंटीबायोटिक्स बनाने में लगे हुए हैं कि हम अगली जनरेशन की एंटीबायोटिक्स बना सकें। एक नई एंटीबायोटिक को बनाने में रिसर्च चाहिए, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ताकि वो हर जगह पे पहुंच सके। और नई एंटीबायोटिक की जो ज़रूरत है वो हर 11 साल के बाद आ जाती है। 11 साल के बाद, ये उस 10 साल से मुख्तलिफ है जो मैंने पहले बताया। तो क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें हर 11 साल के बाद आपको नई मेडिसिन चाहिए और आप वो मेडिसिन, उस पर रिसर्च भी करें, उसको मैन्युफैक्चर करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, 11 साल हो जाएं और कहें जी अब ये मेडिसिन काम नहीं करी, अगली मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी, उनका बिजनेस वायबल नहीं था। और जब एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो जाएंगी तो बैक्टीरिया ऑलरेडी पावरफुल होता जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सिमुलेशंस दिखा रहा हूँ कि पहले बैक्टीरिया को जब हम हल्की एंटीबायोटिक देते हैं तो वो फ़ौरन मर जाता है। तो बैक्टीरिया को मारना मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है कि जो अगली जनरेशन के बैक्टीरिया आते हैं वो रेजिस्टेंट रखते हैं, उस रेजिस्टेंस रखते हैं उस एंटीबायोटिक से। तो जब उनको वो एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनको कुछ भी नहीं होता, फिर हमें पावरफुल अगली जनरेशन की एंटीबायोटिक बनानी पड़ती है, फिर उनको देनी पड़ती है, वो मरते हैं। लेकिन फिर और बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि जिनकी शील्ड इतनी पावरफुल होती है कि वो उस एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट करते हैं। तो हम बैक्टीरिया को तो मार चुके हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो कुछ अरसे के बाद एंटीबायोटिक को अपनी बॉडी के अंदर नहीं दाखिल होने देता। उसकी बॉडी के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन वो मॉडिफाई करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है मुसलसल। तो जब एंटीबायोटिक या कोई भी मैकेनिज्म इस मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देगा तो फिर तो हर आम सी एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया को मार सकेगी और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस मेम्ब्रेन को कैसे ख़त्म किया जाना है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के पीछे जब रिसर्च की गई तो हमें पता चला कि इस मेम्ब्रेन की जो चेंज करने के लिए एक एंजाइम का पीछे मौजूद है। वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कि वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को मुसलसल चेंज करती रहती है कि ताकि जो भी थ्रेट है वो अंदर ना जा सके। अब ये जो एंजाइम है ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती,
तो जब ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती, और मैं आपको बताऊं एंजाइम्स फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, तो जब ये एंजाइम क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती तो हम इसकी क्रिस्टलोग्राफी नहीं कर सकते, हम इसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते थे। और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि हम किस तरीके से ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको ख़त्म कर सकें और जो मैकेनिज़्म है बैक्टीरिया का डिफेंस का उसको तोड़ सकें। लेकिन अब 10 सालों के बाद, ये 10 साल डिफरेंट हैं एंटीबायोटिक के 11 सालों से। 10 साल से साइंसदान इस जगह पर फंसे हुए थे, मुश्किल आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये एंजाइम अल्फा फोल्ड को दी तो 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में अल्फा फोल्ड ने, मैंने आपको बताया था ना फंक्शनल प्रोटीन होती है एंजाइम, इस फंक्शनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाल के हमें दे दिया। और जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल गया तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो इस एंजाइम को इनएक्टिव कर दे बैक्टीरिया में। और अगर बैक्टीरिया में ये एंजाइम हॉस्टाइल बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया में नहीं, हॉस्टाइल बैक्टीरिया में, क्योंकि हमारे गट में भी बैक्टीरिया होता है जो खाना हजम करता है, तो हॉस्टाइल बैक्टीरिया में जो कि हमारा गला ख़राब करता है, हमें बुखार करता है और बहुत सी बीमारियां हमें देता है, दिल की बीमारियां भी होती हैं, इससे ट्यूमर भी बनते हैं। तो अगर हॉस्टाइल बैक्टीरिया को ये मैकेनिज्म हम उससे छीन लेते हैं तो अब हमारी आज की जो एंटीबायोटिक्स है वो भी उस पर काम कर सकेंगी। तो आप देख सकते हैं कि वही जो जनरेशन हैं जो एंटीबायोटिक्स की हैं वो कारआमद हो जाएंगी और बैक्टीरिया जो है उसको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि मैंने आपको दी है कि अल्फा फोल्ड ने किस तरीके से हमारी मदद की, और इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं वो दूं, लेकिन वो अगली वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। और अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेकर साहब ने क्या काम किया और उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और अब वो नई प्रोटीन्स क्या बना रहे हैं और इंसान को कैसे सुपर पावर देने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इंसान को हमने सुपर पावर देनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके नज़दीक, अगर आप बेकर साहब हों तो आपके नज़दीक आप इंसानों को क्या सुपर पावर्स देना चाहेंगे। कमेंट्स में मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूंगा। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।